हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी इन हिंदी चल रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास 8 का 1 and 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और साथ में क्लास 7 की और क्लास 6 की पूरी क्लासेस कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फिर देर किस बात की, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, जाइए और देख लीजिए वहाँ, ठीक है ना। और खासकर आप लोगों को बता दें कि जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, जी हाँ, जो भी बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी 2023 में, 2024 में या फिर 2025 में, ठीक है ना, उन सब के लिए ये क्लासेस वरदान साबित होगी, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यहाँ चल रही है। लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट समझाते हैं। विश्वास नहीं है तो आज की क्लास कर लो, उसके बाद जाके पिछली वाली क्लास आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ सारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बेड पे लेटे लेटे सपने आप लोग नहीं देख सकते। सपने देखेंगे लेकिन पूरा कभी नहीं होगा अगर बेड पे लेटे हैं तो। स्टार्ट कीजिए, उठाइए कॉपी और पेन, स्टार्ट हो जाइए, अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, नोट बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, हम बिना देर किए हुए, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी। और आज की जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। किस तरीके से कल तक हमने पढ़ा कि अंग्रेज लोग आए, एक मतलब मुख्य रूप से उनका आना ये था कि वो सोच रहे थे कि हम जा रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, एक अपना जो भी हो अपना मुख्य रूप से व्यापार करेंगे और आराम से क्या करेंगे वहां पे अपना चलाएंगे। फिर जब यहाँ आए तो देखा उन्होंने कि अरे तोरी के, ये तो मतलब हमने सोचा कुछ और लेकिन ये निकला कुछ और, तो क्यों ना यहाँ पे शासन की ही व्यवस्था कर ली जाए। उनका मतलब उनके अंतर में रूढ़िवादी धारणा पनपी, ठीक है ना। फिर एक इंसान थे जिनका नाम हमने कल बताया था आपको, जेम्स मिल, ठीक है ना। जेम्स मिल, उन्होंने क्या किया, फट से एक किताब लिख दी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये कहानी फीडबैक में समझा रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि आप सिर्फ समझा रही हैं और लिखा नहीं रही हैं। इससे पहले मैंने सारे कुछ समझा दिया है और लिखवा भी दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है, नहीं लिखा है, तो जाके समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपकी कमी है, मेरी नहीं, ठीक है ना। हम समझा रहे हैं अभी, एक बार थोड़ा फ्लैशबैक लेके चलते, क्योंकि जब तक हम पीछे की कहानियां को जानेंगे नहीं तब तक आगे समझने हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी पीछे की जानो, थोड़ी सी आगे की जानो और बीच में पूरी रामायण रच डालो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम लोग पीछे की जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि जेम्स मिल ने क्या कहा कि अब ब्रिटिश ऑफ इंडिया में कि हम लोग तो ब्रिटिश है, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले हिंदू का शासन था और मोमडन का शासन था। उन्हें उसने क्या किया, मतलब इतनी जो कहानियां हम पढ़ते हैं, पाषाण काल, ये काल, वो काल, वो काल, सबको उसने सिंपल वे में कह दिया कि चलो तीन ही शासन था, एक हिंदू, सेकेंड मोमडन और थर्ड नंबर में कौन, ब्रिटिश, ठीक है ना। उनका यही कहना था। और उन्होंने खासकर ये भी कहा कि ये लोग क्या है, असभ्य है, सभ्यता नहीं है इनमें, हम आए हैं तो इनमें सभ्यता आप दे रहे हैं और इन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, विकास के मार्ग पर लेके जाएंगे। ये लोग पहले से गिरे हुए हैं जातीयता की भावना में, आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने अपनी रूढ़िवादी धारणा को पेश किया। और कल ही हमने पढ़ा था, परसों हमने पढ़ा था क्या, कि पलासी का युद्ध क्या था, कि पलासी का युद्ध क्यों हुआ था, पलासी का युद्ध, ठीक है ना। पलासी का युद्ध किस तरीके से कहा जाता है कि यह एक क्या थी, मतलब मुख्य रूप से धोखा था, ठीक है ना। किसने धोखा दिया था किसको, कल हमने पढ़ लिया था पूरी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से। नहीं देखा है तो जाओ और स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्लास 8 से स्टार्ट हो जाती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है और आप सबको पता है और आप सबको पता है कि आपके यूपीएससी के जर्नी में आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, आपका सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम और देश के विभिन्न भागों से इनमें योगदान देने वाले व्यक्ति और तथा उनका योगदान आप सबको पता है, ठीक है ना। तो वो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ते हो। मॉडर्न हिस्ट्री ही जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपका सिलेबस नहीं। और एक बात बता दूं, अगर आप लोग पढ़ने बैठे हो ना, रियली पढ़ाई कर रहे हो, तो एक काम करना, सिलेबस अपने पास अपने हैंड रिटेन में रख लेना, ठीक है ना। अपने हाथ से लिख लेना सिलेबस, उसके बाद उसको क्या करना, अपने पास में रख लेना, ताकि आप जो भी करो आपको समझ में आए, ठीक है ना। कम से कम इतना काम तो जरूर ही कर लेना। और कल हमने ये भी पढ़ा था विलय की नीति क्या थी, मराठों से किस तरीके से लड़ाई हुई, बंगाल कैसे अपना नवाब बन गया, ठीक है ना। कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि मुख्य रूप से जो
ईस्ट इंडिया कंपनी आया यहाँ पे, और जब उनकी काम नहीं चलना शुरू हो गई थी तो वो अपने आप को नवाब घोषित कर डाला, ठीक है ना। उसने क्या किया, अपना नवाबी सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। कल तक हमने ये पढ़ा था, दिया था, अपना एक नया व्यवस्था का स्थापना कर दिया था, ठीक है ना। अपना नहीं, उन लोगों का, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने इतना पढ़ा था कल। तो आज की जो डेट में हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो मुख्य रूप से किस तरीके से उनका क्षेत्रीय विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, किस तरीके से वो गाँव के क्षेत्र पे अपना शासन चलाना शुरू कर दिया, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कैसे कंपनी दीवान बन बैठी, उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो पढ़ने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बना लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई जब कंपनी सत्ता ने क्या किया, अपने हाथ में ले ली कि चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सत्ता चलाएंगे, जिसमें उसने क्या कहा, फौजीदारी में बटा था और साथ में ये भी बताया था कि दीवानी बटा था, ठीक है ना। तो फौजीदारी में क्या होते थे, राजा हुआ करते थे, और साथ में दीवानी अंग्रेज लोग की हुआ करती थी, ठीक है ना। और फौजीदारी पे कौन नजर रखता था, कलेक्टर रखता था वहां का, ठीक है ना, कलेक्टर वहां का नजर रखता था। और इस पे कौन रखता था, मुखिया रखता था, जो कि यूरोपीय जिला कलेक्टर खुद हुआ करता, वहां का जिला कलेक्टर ही बनता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कल इतना बांटा था। कल कल ये भी हमने देखा था कि कैसे बंगाल पे, मद्रास पे और बंबई पे उन्होंने अपनी मतलब सत्ता स्थापित की थी, और किस तरीके से विलय की नीति से अपनाकर उन्होंने सबको अपने अंदर क्या कर लिया था, मिला लिया था, जैसे कि अवध को, ठीक है ना, मुख्य रूप से, और सभी राज्यों को, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज ये पढ़ने वाले कि भू राजस्व व्यवस्था आखिर उनकी क्या थी, जिसके कारण वो लोग इतना ज्यादा मतलब अपना गहन रूप से, मुख्य रूप से समझाया तो गहन रूप से अपना सत्ता हस्ताया, ठीक है ना। तो उनकी भू राजस्व व्यवस्था को आज हम पढ़ने वाले, भू राजस्व, ठीक है ना। तो भू राजस्व पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि 12 अगस्त, कब बच्चों, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्या बना, बंगाल का नवाब बन गया कौन, अंग्रेज। अंग्रेज बना किसका नवाब, बंगाल का नवाब, ठीक है ना। कब, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और जब अंग्रेज क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, तो 1765 ईस्वी तक ही क्या होता था, ये क्या करते थे कि हमारी चीजें ये खरीदते थे, ठीक है ना। मगर सोना और चांदी ये क्या करते थे, ब्रिटेन से मंगवाया करते थे। कब तक, 1765 ईस्वी तक हमारे और सारे सामान तो यहाँ से ये खरीदते थे, मगर सामान खरीदने के लिए जो होता था गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड प्लस में सिल्वर, ये सब क्या करते थे, ये वहां से मंगवाते थे, यहाँ पे यहाँ का यूज नहीं किया करते 1765 तक, ठीक है ना। आया कब था, एक काम करो, आपका एक क्वेश्चन है कि अंग्रेज लोग कब आए थे हमारे इंडिया में, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है ना। मगर फिर क्या हुआ, बाद में इन्होंने मंगवाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि नहीं अब एक काम करो, तुम लोग मत भेजो हमें, हमारा यहाँ यहीं से ही क्या हो रहा है, हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ लूटपाट करने पे अब लग गए हैं, ठीक है ना। यहाँ के लोगों को अब सताना शुरू कर दिए हैं। जब तक हमने सताना शुरू नहीं किया था तब तक क्या कहते हैं, आप लोग हमें भेजते थे, अब मत भेजो, अब हम नहीं मंगवाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसने क्या की, तो आखिर जब नहीं मंगवाता तो कंपनी का आमदनी कैसे चलती थी, तो इसने क्या किया, व्यापार को कम कीमत पर, जैसे कि व्यापारी से क्या करता था, जो भी व्यापारी हुआ करता उससे कम कीमत पे सामान लेता था, क्या, कम कीमत पर सामान लेता। आखिर कंपनी का खर्चा कैसे होता था, कहाँ से आमदनी चलती थी, ठीक है ना, इसी के बारे में हम जान रहे हैं। कंपनी की आमदनी जब वो नहीं लेता था, नहीं मंगवाता था, तो कहाँ से आती थी, ठीक है ना। तो ये क्या करता, कम कीमत पे सामान ले लिया, ठीक है ना, और एक दीवानी व्यवस्था चला दी थी, जिससे वो लोग क्या करना शुरू कर दे, भू राजस्व भी मतलब लेना शुरू कर दे। भू राजस्व का मतलब पता है क्या होता है, फसल की उपज, जो भी फसल उसका हुआ उसकी उपज का वो लोग राजस्व यानी कि कर लिया करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स, ठीक है ना, वो लोग टैक्स लिया करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम भू राजस्व लेंगे, ठीक है ना, तो सब जगह तो हम जाके लेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, जब खुद सोचा कि हम सब जगह जाके लेंगे नहीं, तो उसने दीवानी चला दिया, ताकि जो भी वहां का एक क्षेत्र है, जैसे कि एक क्षेत्र से एक व्यक्ति को लेंगे, इस पोस्ट पे बिठाएंगे और क्या करेंगे, यहीं से राजस्व वसूली करेगा ये, और इसका कॉन्टेक्ट मेरे से रहेगा, ये मुझे क्या करेगा, भू राजस्व ला के दे देगा। इसको कुछ देता था, या फिर कंपनी बाद में तो सैलरी भी देने लग गया था, ठीक है ना। उसके बाद इसने क्या कहा कि चलो ठीक है, अब एक काम करो, अब हमें क्या है जरूरत, खेती में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि खेती में अगर सुधार नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें नहीं मिलेगी ना उसकी राजस्व नहीं मिलेगी, उसका फसल ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम कहाँ से राजस्व उठाएंगे। तो इसने क्या किया, एक स्थायी बंदोबस्त चलाया, क्या, 1793 ईस्वी में एक चलाया स्थायी बंदोबस्त, क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त।
देखो बच्चों, समझाने का मतलब यही कि अगर समझा देंगे ना तो हम चैप्टर पढ़ते भी जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, समझते जाओगे, हाँ ये यहाँ पे बताया था आपने, ठीक है ना। तो एक निश्चित राजस्व बता दी कि चलो एक निश्चित आपका राजस्व है कि आप पहले लाते थे कुछ भी दे देते थे, हमें नहीं दे देते, फिर भी हमें कोई कहने का हक नहीं था, मगर नहीं, अब क्या करना है, एक निश्चित राजस्व आपको पे करना ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इसको फोर्स कर दिया, ठीक है ना। अब समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई, जब एक निश्चित राजस्व हमें देना पड़ रहा था किसानों को, तो समस्या तो होगी ही ना। अब देखिए, अब किसी के पास कम जमीन थी, ठीक है ना, अब सबके पास, किसी के पास ज्यादा थी, जिसके पास ज्यादा थी वो तो दे पाते थे, लेकिन जिसके पास ज्यादा नहीं थी वो तो नहीं दे पाएंगे ना। तो जिसके पास नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए तो समस्या उत्पन्न होगी ही। समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई कि जो जमींदार लोग थे, उन्होंने, अंग्रेज ने उसको पैसा दिया था कि आप क्या करो, कृषि में सुधार करवाओ। तो जमींदार लोग का कहना था कि जब तक कृषि से मिल ही रहा है हमें राजस्व और कृषि हो ही रही है, तो हम क्यों करवाए कृषि में सुधार। नहीं करवाया, उसने क्या किया, कृषि में सुधार नहीं करवाया, कोशिश भी नहीं की सुधार करवाने की, कि चलो जब मिल ही रहा है हमें तो कोई जरूरत नहीं है सुधार करवाने की, ठीक है ना। जिससे किसान लोग को खेती क्या होने लगा, कम होने लगा। तो किसान लोग क्या किया कि टैक्स चुकाने के लिए लोग मना कर दिए कि नहीं, हम टैक्स नहीं चुकाएंगे, हमारी खेती हो ही नहीं रही तो हम कहाँ से चुकाएंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, मना कर दिया। तो जब इन लोगों ने मना किया तो इनकी खेत क्या हो गई, हड़प लिया गया। सारा खेत इनको हड़प लिया गया। और जब खेत इनका हड़प लिया गया तथा जमींदार के ऊपर पता है समस्या क्या आ गई, जमींदार के ऊपर ये समस्या आ गई कि उनको एक सनसेट लॉ लगा दिया। सनसेट लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिए। सनसेट लॉ, जैसे कि मान लीजिए आज मतलब 1 महीने से इसको राजस्व सही से नहीं मिल पा रहा है। एक दिन ऐसा आया जिस दिन अंग्रेज लोग आके कहा कि आपका आज सनसेट लॉ है आपका, ठीक है ना। यानी कि जो ही रात को सूर्य डूबेगी, सुबह को सूर्य उठेगी, उसी बीच में आपका क्या होगा, इस बीच में आपकी जो खेती की व्यवस्था है ना, खेती जो है आपका, आपकी जमींदारी व्यवस्था छीन ली जाएगी आपसे, आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यही थी सनसेट लॉ, मुख्य रूप से उनके ऊपर क्या कर दिया, थोप दिया। अब इस प्रकार से, अब एक बात बताइए, जमींदार लोग अगर खेती में सुधार करवा देता, उनको मिल जाती ना, उनके उनके ऊपर भी सनसेट लॉ नहीं लगता, और साथ में किसानों से भी उनको क्या मिल जाती, कर वर मिल ही जाती, ठीक है ना। क्योंकि उपज होता तो देता ही ना, लेकिन उपज होता ही नहीं था। अब इससे क्या हो गए, किसान लोग, व्यापारी लोग, कारीगर लोग काफी ज्यादा परेशान, उन लोगों को परेशानी का सामना ही नहीं रहा। क्योंकि उनकी आमदनी, कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस टाइप का हो गया। उनका अपना खर्चा तो बस चलो अठन्नी से काम चल जाता, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब एक प्रकार से ऐसी कर व्यवस्था डाल दी कि कर के लिए अब वो लोग परेशान होने लगे, हम कर कहाँ से दे, क्या करें, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना काम उनका क्या हो गया, थोड़ा सा उनको ज्यादा हार्डफुल लगने लगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते, उसके बाद कहानी आगे का जानेंगे, क्योंकि कहानी ही समझना तो हर चीज नहीं है ना, थोड़ा सा पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है ना, लाइन बाय लाइन उठा के पूछता है यूपीएससी। हम ये तो नहीं कहता कि हाँ, आप समझे हो, आप होशियार हो, हम आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है ना। वो कहता है आपसे ज्यादा होशियार मैं हूँ, आप मेरी लैंग्वेज को समझ जाओ तो मुझे लेके जाओ, ठीक है ना, ये कहता है। कंपनी दीवान बन गई, बताया था मैंने कंपनी किस तरीके से दीवान बन गई। उन्होंने कहा कि चलो अब मैं खुद सतह पे आऊंगा, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है ना। वो खुद बन गया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। किसने किया, मुगल बादशाह ने। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने मतलब बादशाह तैनात किया, तो किसने, मुगल बादशाह ने। किसने, मुगलों ने, ठीक है ना। मुगल बादशाह ने क्या, दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज की हिंदुस्तान मतलब मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के रावट क्लूब की तंबू में ही घटी होगी। अब जो दीवान बनाया ना, मुट्ठी भर अंग्रेज का मतलब क्या हुआ, ये जो दीवान मतलब मुट्ठी भर हिंदुस्तानी, ठीक है ना, ये जो मतलब जो उसका दीवान बनाया, ये एक छोटी सी रॉबर्ट क्लूब की तंबू थी ना, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव उनकी जो तंबू थी ना, उसी में घटी होगी। उसमें कुछ कुछ क्या थे, इंडियन थे, कुछ कुछ मतलब मुख्य रूप से ज्यादा नहीं थे। किसी के आज्ञा के बिना और किसी से सलाह लिए बिना इस तरह का काम कर दिया गया। किया किसने, मुगल बादशाह। इसीलिए तो वो बोलता है कि मतलब अंग्रेजों का कहना था कि हम कहाँ शासन किए उन पे, उन लोगों ने हमसे शासन करवाया। सही बात है। यहाँ यहाँ देख किसको रहे, अपने को ही देख रहे धोखा देते हुए, तो हम दूसरे से क्या बात कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते कि ये गलत था। चलो इसकी नेचर ऐसी थी, लेकिन साथ किसने दिया, अपनों ने ही साथ दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र की इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। मैंने नहीं लिया वो चित्र, ठीक है ना। कह रहा है, यह चित्र उस चित्र का, चलो इस चित्रकार छोड़ो इसको, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों में मुख्य रूप से शासक बन गई। ब्लैक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, गुलाबी लेते हैं।
अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का सस्ता रास्ता ढूंढने शुरू कर दिया। अब सस्ता रास्ता कोई भी, जैसे कंपनी ये हम दीवान बन गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अपनी सत्ता को अच्छा चलाएंगे ना, ठीक है ना। उनका अच्छा चलाएंगे मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, समझ रहे हो ना आप लोग। उनका अच्छा मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है ना। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ा जिससे कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरे करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सकती है। बोले ना, कंपनी की खर्च क्या हो गई, बढ़ने लगी, और क्या हो गया, अब उनको क्या करना पड़ता था, ज्यादा आमदनी जुटाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अब वो अपना सत्ता चलाएंगे, ठीक है ना। व्यापारी कंपनियों के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती और बेचती रही। और वह क्या थे, व्यापारी कंपनी थे, और उसके नाते उसको यह भी ध्यान में रखना होता था कि अब अपनी जरूरत की चीजें हम खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी, क्योंकि हम क्या है, एक व्यापारी है, उनका ये कहना था, ठीक है ना। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात देहात पहले शासन चला चुके थे। मतलब मान लीजिए कि हमें तो सावधानी पूर्वक चलना ही होगा, और साथ में उन पर भी नियंत्रण रखना होगा जो पहले इस गांव पे शासन चलाते थे, जिसपे आज मेरी शासन है, ठीक है ना। उनके पास भी तो सत्ता थी, उनके पास भी तो शक्ति है, तो उसपे हमें नियंत्रण तो रखना ही होगा ना। नहीं तो पता चला फिर से उस सबको मिला लिया आपने और विद्रोह हमारे ऊपर खिलाफ खड़ा कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। यही इनका कहना था। यह काम कैसे हो, अध्याय इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, किस तरीके से उन पे अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, ठीक है ना। आय आय के संसाधन को कैसे जुटाया, इस तरीके से हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कंपनी की आमदनी, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से दीवानी मामले। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानते। वो सोचते थे कि चलो हम दीवान तो बन गए, लेकिन फिर भी हमें क्या है, व्यापारी ही है। कंपनी भारी रकम लगान, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, रुक जाइए, अब दिखेगा, है ना। अब आप लोगों को भी दिखेगी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन की वसूली को कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। मतलब वो चाहते थे कि भारी भरकम लगान तो हम ले, लेकिन वो हिचकिचा रही थी कि हम अब अपनी आकलन का वसूली को ज्यादा कैसे बढ़ाएं। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़े खरीदे। यानी कि वो सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हम ले और कम से कम कीमत पर वहां से क्या करें, सूती वस्त्र वगैरह खरीदे और उसको निकाले यहाँ से, ठीक है ना। इसी 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मूल्यों को दोगुना हो चुका था। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी, इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी, और अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात करने की चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में पड़ गया। बंगाल में अकाल भी लग गया था 1770 ईस्वी में, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। जब उन लोगों का खुद ही अपना चल रहा था वर्चस्व, तो ठीक है ना। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि वे बहुत ही कम कीमत पर अपनी चीजों को अपने कंपनी को जबरन ही बेचनी पड़ती थी। यानी कोई भी चीज हो उसको बहुत कम कीमत पे बेचना पड़ता, तो कारीगर लोग क्या करने थे, गांव छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में आ गई थी। मतलब मान लीजिए जितनी की कहते नहीं, हमारी जैसे कि कोई सामान है, वो सामान 10 रुपए के, उसको ले लेता है 2 रुपए में, तो किसी को भी प्रॉब्लम होगा। और किसी भी तरीके से काम ऐसा, देखिए इसी प्रकार से बंगाल में अकाल हो गई, कब, 1770 ईस्वी आते आते, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है 1717 में बंगाल में अकाल पड़ी, 1 करोड़ की मौत को नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी क्या हो गई, समाप्त हो गई। मुख्य रूप से इतनी गंदी अकाल पड़ी थी कि 1 लाख को मौत की नींद सुला दिया और 1/3 आबादी क्या हो गई, समाप्त हो गई। खेती में सुधार की जरूरत, मैंने बोला आपको कि उनको क्या हुआ था, खेती में सुधार की जरूरत थी, उसने स्थायी बंदोबस्त चला दिया। और किस तरीके से एक जो वहाँ के जमींदार थे उनको कहा गया कि आप खेती में सुधार करवाइए, मुझे राजस्व चाहिए। तो जमींदार ने कितनी लापरवाही की, उसने कहा कि अगर हमें मिल ही रहा है मुख्य रूप से यहाँ से मतलब राजस्व, तो क्यों करवाए हम सुधार, चलो वो पैसा बचा के अपने खान पान में लगा लेते हैं, ठीक है ना। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व के बारे में
अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना, खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर दो शासकों तक बहस चली। दो श- दो दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। कब? 1793 में। मैंने आप लोग को पढ़ा दिया पहले ही, ठीक है ना। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है ना। जमींदार के रूप में मतलब राजा को और तालुकदारों को क्या कर दिया गया? जमींदार के रूप में मान्यता दी गया। ठीक, किसको? राजा तथा तालुकदार, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन उठा जाए कि जमींदार किसको बनाया गया था, ठीक है ना। उन्हें किसानों से लगान वसूलने एवं कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। नहीं, किसानों से आप क्या करो? राजस्व वसूलो और कंपनी का राजस्व चुकाओ, ठीक है ना। इसकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थाई के रूप में दी गई थी, यानी कि स्थाई एक बना दिया गया कि आप इतना मुझे अस्थाई रूप से दोगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से जितना उठा उतना दोगे, ठीक है ना। उठे फिर भी ना उठे, उठे या ना उठे, आपको उतना देना ही है। पिज्जा के रूप में मैंने बना दिया, देख रहे हो ये, ठीक है ना। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसका इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेज को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को अपनी जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। यानी कि उनका कहना था कि जब मान लो कि हम मुख्य रूप से ये कहेंगे कि ठीक है आप हमको इतना राजस्व दो, तो हमें भी राजस्व मिलता रहेगा और साथ में उनको अगर पैसा बचेगी तो वो क्या करेंगे? अपने किसानों को देंगे और जमीन जमीन में सुधार भी करेंगे, ठीक है ना। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। उनका कहना था कि अब तो हम यहाँ से उठाएंगे नहीं ज्यादा कर अगर हम नहीं लेंगे तो हम कम ही कर लेंगे, तो किसान का जो मतलब वो लोग थे उनको तो ये फायदा होगा ना कि चलो ठीक है अब ये ज्यादा नहीं ले रहा है, तो हम लोग ज्यादा का अगर उत्पादन होगी तो पैसे बचेंगे उनके पास, तो वो लोग क्या करेंगे? खेती में सुधार करेंगे, ठीक है ना। अब समस्या क्या आ गई? यही समस्या में तो हमने पढ़ा। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदारों के जमीन में सुधार के लिए खर्चे नहीं कर रहे थे। सब कौन? जमींदार, ठीक है ना। कंपनी ने राजस्व तय किया था, इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमीनें छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारों को कंपनी कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुके थे। एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मान लीजिए कि जिसका जमीन छीना गया ना, उसकी जो जमीन होती थी उसको नीलाम करती थी। कौन करती थी? कंपनी नीलाम करती थी। और एक बात और कि अगर मान लीजिए कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन क्या हो रही है? नीलाम हो रही है, अंग्रेज है, ठीक है ना। अब ये कर रही है नीलाम, तो मैं अपने ही आदमी को क्या कर दूंगा? यहाँ पे खड़ा कर दूंगा, वो जमीन क्या कर लूंगा? खरीद लूंगा। भले ही पैसा तो गया ना हमारा आखिर, ठीक है, लेकिन जमीन वो मेरे पास फिर से चली आएगी। इस तरीके मतलब ये होशियार थे, तो ये कहते नहीं ये शेर है तो ये सवा शेर बन गया था, ठीक है ना। इस तरीके से काम होने लगी, मगर संसाधन तो जाती थी ना उसमें इसके पास, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हुई लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? बाजार की कीमत भरी, खेती में भी थोड़ा सा काम अच्छा होने लगा। इससे जमींदारों को तो फायदा हुआ लेकिन इसको जितना राजस्व मिलता था उतना ही, क्योंकि अब तुमने सताया है तब तुम भी तो सताए जाओगे ना, ठीक है ना। इस कहानी को मतलब अपना लिया, ठीक है ना। कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब एक बात बताइए कि मतलब इस तरीके से कंपनी, इनका कहना था कि अब जो कंपनी इतना ले ही रहा है, ठीक है ना, और हमें भी राजस्व मिल रहा था, हम क्यों करें जमीन को सही, ठीक है ना। उनका कहना ये था। इनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे वह अब बिना परेशानी और निवेश का अपनी जमीन को समझिए तो गंवाने के पड़ाव पर पहुंच ही चुके थे। बंगाल में रैयत व्यवस्था पर कोलब्रुक का कथन क्या था? कोलब्रुक का कथन, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। खतरा खतरा उठाए आमदन, मतलब इस तरीके से कुछ उठा रहे थे खतरा, ठीक है ना। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना पड़ता था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, यानी कि था किसान का ही जमीन,
वो मतलब लगान चुकाने के लिए वो कर्ज भी लिया। अब एक कर्ज लेके वो लगान चुका रहा तो दूसरा कर्ज भी क्या करेगा, फिर से लेगा। इस तरीके से वो जिंदगी भर कर्ज में ही डूबा रहेगा। और मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ इसने भी नहीं दिया और किस तरीके से मुख्य रूप से इनके ऊपर कोई संकट आ गई तो इनकी जो पुश्तैनी जमीन थी, अपनी ही जमीन, इसको इस पे ऊपर से क्या करना पड़ता था, हाथ धोना पड़ता था, यानी कि उनको अब जमीन नहीं दी जाती थी। एक नई व्यवस्था, आखिर क्या थी वो नई व्यवस्था, उस नई व्यवस्था को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी को बहुत सारे अधिकारियों को इस बात की यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलना जरूरी है। जब कंपनी के शासन और व्यापार को अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हुई तो स्थायी बंदोबस्त से राजस्व तय करने का काम कैसे चल सकती थी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त को भी उन्होंने सोचा कि अब चलो इससे भी ज्यादा हम कर ले सकते हैं, ठीक है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक, चलिए हॉल्ट मैकेंजी को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, या पढ़ ले पहले कि पहले पढ़ लेते उसके बाद नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक नई व्यवस्था लाई जो 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो कि उसको बचाए रखना चाहती है। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेती को अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या फिर ग्राम समूह में महलवाड़ी, इसी को कहा था क्या, महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना, महलवाड़ी, ठीक है ना, वसूल होने के हिसाब से लगाया जाता है। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई, यानी कि ये कहा कि चलो इस पे हम संशोधन कर सकते हैं, स्थायी रूप से ये तय नहीं है, ठीक है ना। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। आखिर मुनरो व्यवस्था क्या थी, हॉल्ट मैकेंजी और मुनरो व्यवस्था, ठीक है ना। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत के इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है ना। अब मतलब मान लीजिए एक दक्षिण भारत में और एक उत्तरी भारत की बात हो रही है, ठीक है ना। उत्तरी भारत में कौन थी आपकी, मतलब मुख्य रूप से हॉल्ट मैकेंजी, और दक्षिण भाग में कौन थी, मुनरो व्यवस्था, ठीक है ना। मतलब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। इलाके में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहां की नई व्यवस्था विकसित हुई जिसे रैयतवार के नाम से जाना गया। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा रीड टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में कर लिए गए इलाके की इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया तथा टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया एवं धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत तक यह व्यवस्था फैल गई। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं। क्या बोला था मैंने, हॉल्ट मैकेंजी, क्या बोला था बच्चों, हॉल्ट मैकेंजी, जिसने 1822 ईस्वी में अपनी व्यवस्था को लागू किया, जिसका क्या नाम था, महलवाड़ी, क्या नाम था, महलवाड़ी, ठीक है ना। ये कहा, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, ठीक है ना। और इस गांव के मतलब जैसे उत्तर पश्चिम भाग में इसने चालू किया और उस गांव का जो मुखिया होता था ना, मुखिया जो होते थे, उनको कहा कि आप राजस्व वसूली करो और हमको दो, ठीक है ना। इसने क्या किया, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया उत्तर पश्चिमी प्रांत में, और कहा, यहाँ के मुखिया को कहा कि आप यहाँ से राजस्व वसूली करो और किसको दो, हमें दो, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और आए जिसको कहा गया मुनरो ने, ठीक है ना। मुनरो ने क्या किया, दक्षिण इलाकों पे, कहा दक्षिण इलाकों पर रैयतवारी की व्यवस्था की, किसको, रैयतवारी की। और अलेक्जेंडर रीड ने पहले इस जो मुनरो व्यवस्था जो इसने चलाया ना, उसको अलेक्जेंडर रीड, क्या नाम था उनका, अलेक्जेंडर रीड, पहले ही इन्होंने क्या कर लिया था, इस व्यवस्था को अपना लिया था, मगर चलाया किसने, मुनरो ने, ठीक है ना। और ये दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थी, एक रूप से माना जाए तो ये दक्षिण भाग में परंपरागत रूप से जमींदारी की व्यवस्था नहीं थी। अगर परंपरागत रूप से रहती तो एक मान लेता कि चलो अब हम जमींदार बने तो हमारा बेटा पोता ही जमींदार बनेगा, तो वो भी क्या करता, थोड़ा सा अपना मतलब दिखाने लग जाता, ठीक है ना, अपना बल शक्ति, ठीक है ना। तो इस हिसाब से माना जाए तो ये परंपरागत भी नहीं थी। और यह भी कहा गया कि ये कोई मतलब स्थायी नहीं होगा बल्कि समय समय पर इसमें संशोधन की व्यवस्था होगी, ठीक है ना। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनकी समस्याएं दिखने लगी। जमीन जमीन से होने वाली
होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। अब जमीन को देख लेता था थोड़ी सी ज्यादा उपज हो रही तो वो इतना ज्यादा राजस्व कर देता था कि जो आ जाए मेरे पास ही आ जाए, इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं। अब देखिए, अगर हमें किसी चीज में सक्सेस मिलती है तो हमें क्या करता है, क्या मन करता है, उसको करने का मन करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद होगा, तभी तो और मेरा मन करेगा कि चलो बच्चों को पसंद हो रहा है तो हम और पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप लोग को पसंद ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा मुझे पढ़ाने का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये कहा गया कि अब जब जब मेरे से पूरा जितना हम करते हैं हमसे राजस्व ही ले लेता है, हमको कोई फायदा होता नहीं, हम जिंदगी भर कर्ज में डूबे तो हम क्यों करें मेहनत। इस टाइप से उनको मन भी टूटना शुरू हो गया था, ठीक है ना। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि चलो अब जो नई व्यवस्था आई है इससे किसान थोड़े से धनी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान लोग क्या हो गए, और दुखी होने लगे। उन्होंने क्या किया कि मतलब अपना जगह छोड़कर भागना शुरू कर दिए। अब यूरोप के लिए फसलें, थोड़ी सी यूरोप के लिए फसलें जान लेते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप के लिए फसलों की जरूरत हिसाब से भी, मतलब उनका कहना था कि अब हम ग्रामीण इलाकों से सिर्फ राजस्व ही नहीं ले, मतलब कहते नहीं है, एक तो हम सताए जा रहे हैं, ऊपर से और आके हमें दबाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक तो बेचारा से इतना राजस्व लिया जा रहा था कि वो खुद ही परेशान हो गए थे, और ऊपर से ये सोचने लगे कि नहीं अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ राजस्व ही नहीं बल्कि यहाँ से खेतियां भी, मतलब खेती भी करवाएंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से ही सही फसल भी पैदा की जा सकती है। मतलब अब यूरोप को जो जरूरत है ना फसलों की, वो भी हो सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनियों ने अफीम नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। इसके लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने विभिन्न देशों के भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। अब चलिए देख लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। किसके लिए, यूरोप के लिए। किसके लिए, यूरोप के लिए फसल की व्यवस्था क्या थी। बंगाल, बच्चों हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग में लिखेंगे तो पता चला कि हमारी पेज इतनी जल्दी जल्दी खत्म होगी, आप लोग भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या यूरोप के लिए फसलें क्या क्या थी आखिर फसलें। एक बंगाल में फसल की व्यवस्था की गई, वो थी पटसन। क्या थी, पटसन, ठीक है ना। पटसन का उत्पादन, ठीक है ना। उसके बाद असम में आप लोग को पता है असम की चाय फेमस है, ठीक है ना, अंग्रेजी के टाइम से ही असम में चाय। उसके बाद बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में आ गई क्या, शुगर कैन यानी कि गन्ना, ठीक है ना। उसके बाद पंजाब की बात करें हम, पंजाब में व्हीट काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसका गेहूं, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र व पंजाब, फिर से ना महाराष्ट्र और पंजाब में भी किसकी की गई, कपास की, ठीक है ना, कपास की खेती। और मद्रास में भी किसकी खेती पर जोर दिया गया, मद्रास में भी कपास की खेती पे ही जोर दिया गया, ठीक है ना। इस तरीके से वो लोग, उनका कहना था कि ये सब क्या है, ये पटसन, चाय, शुगर कैन, गेहूं, कपास, ये सब क्या है, यूरोप के जरूरतमंद फसलें हैं। तो हम यहाँ से क्या करवा सकते हैं, मतलब यहाँ से हम करवाएंगे इनकी खेती, ठीक है ना। खेती करवाएंगे और मुख्य रूप से अपनी दिखाएंगे कि हाँ चलो हम अब कर सकते हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने एकदम हपिया लिया अपनी तरीके से, अपने हिसाब से। वो लोग सोचते थे कि चलो अब हम अपने हिसाब से ही यहाँ से जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ एक एक क्वेश्चन दे दे क्या आप लोग को, काफी दिनों से, काफी समय से आप लोग को नहीं मिल रही है क्या, एक मेंस का क्वेश्चन। तो चलिए आज हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक मेंस का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, भारत को, आपको क्वेश्चन लिखना है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसका क्वेश्चन है बच्चों, ये मेंस का क्वेश्चन है, एक मेंस का क्वेश्चन। और डेली मेंस का आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं है ना, नहीं आता है लिखने, तो सुबह सुबह हम डेली एक मेंस का क्वेश्चन भी डालते हैं प्रीवियस ईयर का, और टेक्निक भी बताते हैं कैसे लिखे, उसमें क्या लिखे, ठीक है ना। तो आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है ना। एक एक करके जब तक आप लोग लिखना शुरू नहीं कीजिएगा, आपको नहीं आएगा लिखने के लिए बच्चों, तो आप लोग पहले लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। कहता है भारत को कृषि उपनिवेश कैसे बनाया, आखिर भारत को अंग्रेजों ने कृषि उपनिवेश बनाया कैसे। भारत को कृषि उपनिवेश, भारत को कृषि उपनिवेश कैसे बनाया, ठीक है ना। कैसे बने आखिर भारत कृषि उपनिवेश, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करना है, फटाक से 250 वर्ड में, कितने में,
250 वर्ड में आप लोग को लिखना है और सेंड करना है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल अगर नहीं पता तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का वो लिंक तो आप लोग लिख लीजिएगा, पता है क्या, आंसर राइटिंग लिखिएगा, IASPCS आंसर राइटिंग, ठीक है ना, यही है ग्रुप, ठीक है ना। या फिर हम आप लोग को टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से क्या कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कह रहा है भारत में नील की मांग क्यों, आखिर भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंग्लैंड में एक नील की जो पौधा थी ना, बोर्ड नाम की पौधा थी, क्या नाम था उसका, बोर्ड। और बोर्ड से जो मतलब हम इसको समझा ही देते हैं, ठीक है ना, इसको समझा ही देते हैं भारतीय नील की क्यों मांग हुई थी, या पढ़ा ही देते हैं, है ना, पढ़ा ही देते हैं पहले, उसके बाद ही समझाएंगे। थोड़ी समझाए थे, थोड़ी सी पढ़ा भी देते, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। और यहाँ से हम नहीं चाहते रिस्क लेना, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब एक एक लाइन बाय लाइन, ताकि क्वेश्चन जहाँ से उठे वहीं से हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि भारत के मतलब इंग्लैंड से बोर्ड नाम की जो पौधा थी ना बच्चों, जो बोर्ड नाम की पौधा थी, उसकी जो नील होती थी ना, वो ज़्यादा चटकदार नहीं होता था, ठीक है ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता था। लेकिन जो इंडियन नील थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और चटकदार होती थी, इसीलिए इंडियन नील की मांग क्या हो गई, बढ़ने लगी, किसकी, इंग्लैंड की, ठीक है ना। इंग्लैंड के मुताबिक इंडिया की नील क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या थी, चटकदार थी, और ये चटकदार नहीं था। नील की पौधे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये आप लोग को बताएंगे हम जियोग्राफी में एकदम धमाकेदार तरीके से। और जिन बच्चों का भी जियोग्राफी है ना, ऑप्शन बता दीजिएगा एक बार कमेंट में, और हिस्ट्री है वो भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग को ये भी बता दें कि जैसे कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी बेसिक को एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि आपका बेसिक एकदम क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। जब भी एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो थोड़ी सी तमिलनाडु का बुक देख लेना है, क्या, तमिलनाडु का, वो सारा बुक यहीं पे पढ़ाई होगा, आप लोग टेंशन मत, ये मत सोचिए कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे जैसे एनसीईआरटी चल रही है ना लाइन बाय लाइन और समझाना, उसी तरीके से तमिलनाडु का भी चलेगा। और साथ में बात कर ले थोड़ी सी नॉइज का भी चलेगा, नॉइज का, तमिलनाडु का और एनसीईआरटी का। हिंदी मीडियम का रिजल्ट आएगा, अब धमाकेदार आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस कंप्लीट रहेगी और सारी कंसेप्ट कंप्लीट रहेगी, ठीक है ना, तो आएगा ही रिजल्ट, कहीं नहीं रुकेगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का, तमिलनाडु का और नॉइज का बुक, अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी, तमिलनाडु और नॉइज का तीनों बुक आप अच्छे से तैयार करना, तो जरूर जुड़े रहिए इसके साथ, क्योंकि हमारे चैनल के साथ। और दूसरी बात ये भी बता दें कि सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो ही एनसीईआरटी का ये हिस्ट्री खत्म हुआ, एनसीईआरटी का जियोग्राफी शुरू होगा, जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स शुरू होगा, इकोनॉमिक्स के बाद आपका पॉलिटी शुरू होगा, पॉलिटी के बाद जो ही आपका ये खत्म, उसके बाद साइंस शुरू करेंगे, साइंस के बाद इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट के बाद आप लोग का फिर चलेंगे हम नॉइज के बुक पे, ठीक है ना। और नॉइज के बुक का सारा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु के बुक पे। लेकिन हम लोग का एक ही नारा है कि पूरी कंप्लीट बेसिक और कंप्लीट फंडामेंटल अपनी तैयारी करना है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। कह रहा है रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल होता था, क्यों, क्योंकि भारतीय नील क्या होता था, चटकदार होता था, लेकिन ये क्या होता था, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता था, चटकदार नहीं होता था। उस समय भारतीय नील को बहुत थोड़ी ही मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, मतलब मुख्य रूप से समझा जाए तो कुछ ही मात्रा में। चलिए हम समझ ही लेते, ठीक है ना, समझ लेते पहले, उसके बाद बढ़ेंगे। कह रहा है कि नील का पौधा, जैसे कि पता है आप लोगों के, नील के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में होती है। कौन सी, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है, जहाँ पे पानी की भी मतलब वर्षा की भी मात्रा अच्छी हो, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर भी आए, ठीक है ना, ये सभी तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और जहाँ तक एक बात ध्यान में रखा जाए तो 1788 ईस्वी तक जहाँ तक 30% ही नील भारतीय की थी, वही जो ही 1810 की बारी आई ना, तो 95% चली गई भारतीय नील, एकदम बिल्ड कर गया कि नहीं, अब भारतीय नील की मांग क्या हो गई, एकदम 95%, 90 मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है ना, देख रहे हैं बादाम ना खाने की मतलब कमी, ठीक है ना, 95% सीधे बढ़ गया, मतलब बोल रही हूँ 95 और लिख रही हूँ 90, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1788 तक कहाँ तक, 30 तक था, ठीक है ना, वही 1810 कहाँ भाग गया, 95%। और ग्रामीण इलाकों से केवल राजस्व ही नहीं बल्कि भारतीय खेती का भी उपयोग होने लगा, और इस तरीके से नील की खेती में एकदम बढ़ावा शुरू हो गई, ठीक है ना।
अब नील की खेती मुख्य रूप से दो तरीके से की जाती थी, एक तो निजी खेती होती थी और एक रैयत खेती होती थी। निजी खेती वो होता था जो स्वयं अपने ही खेत में करवाते थे, ठीक है ना, और रैयत खेती वो होता था जो भाड़े पे लेके। एक होती थी निजी खेती को एन से, रैयत खेती को आर से, ठीक है ना। ये अपना जमीन है तो खुद ही इसमें हम नील की खेती करेंगे, और रैयत खेती होता है जिसका किसी और का जमीन हम लिए भाड़े पे और खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे जो मतलब फसल होता था वो किसानों के द्वारा मतलब मुख्य रूप से समझा जाता है जैसे कि मेरे पास अपना जमीन नहीं, हम आए किसी और का जमीन ले लिए भाड़े पे और उसको खेती किए, ठीक है ना, इस तरीके से होता था। और इनका क्षेत्र क्या होता था, जो अपनी जो अगर मान लीजिए कि राजस्व चुकाने के लिए नहीं होता था, इनका जमीन भी छीन लिया जाता था, ठीक है ना। इनका हल बैल मजदूरी सब इनसे छीन लिया था, पैसा भी नहीं दिया था, ठीक है ना। और इनका ये कहना, इनके ऊपर ये व्यवस्था अपना दिया था कि अगर आपके पास 100% खेत है ना तो उसके 25% 25% भाग में आप नील की खेती करोगे। और आप सबको पता है कि नील का पौधा कितना जमीन के अंदर तक जाता है, और जितनी भी ह्यूमस होती है मतलब, और खेतियाँ हम 5 साल करेंगे और नील का पौधा 1 साल में ही हमारे खेत को बर्बाद कर देती है। तो मान लीजिए इस क्षेत्र पर 25% पर आज हम खेती किए, यहाँ पे फिर दोबारा तो कोई फसल होगा नहीं, ये तो बर्बाद हो गया। फिर मान लीजिए दूसरे फसल पे हम कर लिए तो वहाँ भी तो बर्बाद हो गया। इस हिसाब से हमारी फसल ही नहीं बल्कि हमारा भूमि भी क्या हो रहा था, एकदम बर्बाद हो रहा था, जिसके कारण इन लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा पता चला तो इन लोगों को भड़की बहुत ज़्यादा, ये लोग भड़क गए थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से नील की खेती को लोग चाहते थे कि नहीं, हम नहीं करना चाहते। नील की खेती से क्या होती थी, बगान करने पर जो खेत होती थी वो बर्बाद हो जाती थी, ठीक है ना। और उसके बाद इनको शर्त युक्त ऋण भी देना पड़ता था, और 25% भूमि पर इनको क्या करना पड़ता था, खेती करना पड़ता था। और इससे शोषण के बाद जो नील उपजाने वाले मजदूर थे ना, वो क्या कर लेते लगे, लास्ट में विद्रोह करने लगे, तथा उनके मुखिया भी, जो भी मुखिया लोग थे ना, वो लोग भी चलो जब तुम लोग कर रहे हो विद्रोह तो हम भी तुम्हारे साथ क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से नील विद्रोह में आप पता है महात्मा गांधी की भी क्या भूमिका थी नील विद्रोह में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नील विद्रोह है। नील विद्रोह की कहानी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, नील विद्रोह है, उसके बाद कैसे हुआ नील विद्रोह, किस तरीके से हुआ नील विद्रोह। भीख मांग लूंगा मगर नील नहीं करूंगा, ये किसी का कहना था, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा चांदपुर के एक शहरी जो भी लोग थे उन्होंने कहा था कि हम भीख मांग लेंगे लेकिन क्या करेंगे, नील विद्रोह नहीं करेंगे। इतना ज्यादा नील विद्रोह से वो लोग क्या हो गए थे, टूट गए थे, नील की खेती कर करके वो लोग, ठीक है ना। नील विद्रोह नहीं, नील विद्रोह तो करेंगे ही, नील की खेती नहीं करेंगे, उनका कहना था। देखो उल्टा यहाँ भी बोल रहे हैं कि मतलब भीख मांग लेंगे, नील विद्रोह नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे भाई, नील की खेती नहीं करेंगे, उनका कहना ये था, ठीक है ना। कह रहा है रैयत क्या होता था, ठीक है ना, रैयत क्या होता था। उसके बाद नीज क्या होती थी, रैयती क्या होती थी, महाल क्या होता था, ठीक है ना, महाल क्या होता था। उसके बाद किस तरीके से खेती की जाती थी, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है यूरोप में वुड उत्पादक को कंपनी अपने आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता, कैसे आखिर दिखाई दिया, ठीक है ना। 18वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन की मांग कैसे बढ़ गई, नील की, ठीक है ना। वही बताया था ना आपको, 1810 तक आते आते कितना हो गया, 95% हो गया, कितना था 30% था, कितना में वृद्धि हो गया, एकदम चमकदार, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आज का ये चैप्टर आपका भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। और आंसर राइटिंग को लिखिएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका अंत नहीं होगा, जब तक आपका अंत नहीं होगा तब तक आप एग्जाम नहीं दोगे। यही कहोगे कि चलो इस साल तैयारी नहीं हो अगले साल, ठीक है ना। तो जो भी करना है इसी साल करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।